तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे निकालते हैं, और हमने सीखा था कि एक फॉर्मूला था हमारा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। हम जब भी कुछ पढ़ रहे थे वो स्टैंडर्ड कंडीशन को लेके पढ़ रहे थे। आज भी हम उसी लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन हमने इससे पहले सॉल्व किए थे और 3 क्वेश्चन में हमने देखा था जो आंसर आ रहा था ईएमएफ सेल, वो ईएमएफ जो था तीनों का तीनों पॉजिटिव आ रहा था। तो इसका मतलब क्या ऐसा कोई सेल है जिसका ईएमएफ जो नेगेटिव भी आ सकता है? क्या ऐसा कोई सेल है जिसका ईएमएफ नेगेटिव हो सकता है? तो ये जानना है हमें इस लेक्चर में। देखिए ईएमएफ ऑफ अ सेल नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो वो सेल एग्जिस्ट नहीं करने वाली। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा ऐसा क्या है। देखिए अब ऐसी सेल एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? कि ऐसी सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होती। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से सेल वर्क नहीं करता। उस सेल को वर्क करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो बात आती है स्पॉन्टेनिटी की, तो फिर हम एक हेडिंग लगाते हैं यहां पे इस चीज को समझने के लिए। हेडिंग लगाइए स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ये हम हेडिंग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। आपकी एनसीईआरटी में स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल की जगह पे फिजिबिलिटी लिखा हुआ है, फिजिबिलिटी ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ईएमएफ जो होता है हमेशा किसी भी सेल का वो पॉजिटिव आता है, मैक्सिमम 99% केसेस में या 100 केसेस में, ठीक है। लेकिन कुछ सेल अगर ऐसे भी हैं जिनका ईएमएफ अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो सेल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या वो सेल एग्जिस्ट करती भी है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। और स्पॉन्टेनियस नहीं है मतलब अपनी मर्जी से वर्क नहीं करती। आपने क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, जब भी स्पॉन्टेनिटी की बात हुई तो स्पॉन्टेनिटी जब बात करते थे गिव्स फ्री एनर्जी की हम बात करते थे, ठीक है। तो फिर हम इस चीज को स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल को गिव्स फ्री एनर्जी की टर्म में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से हम शुरू करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएमएफ जब पॉजिटिव होगा तभी सेल स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे? याद रखिए, जब ईएमएफ किसी भी सेल का पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसा है या सेल स्पॉन्टेनियस कैसा है, कैसे सेल खुद वर्क करता है, वो देखने की कोशिश करेंगे हम इस यूनिट में, इस टॉपिक में, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब उसका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। आज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू यू माइनस नेगेटिव है ना, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए ये क्या है? यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर देखिए नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई एक सिस्टम है, लेट करते हैं ये आपका एक सिस्टम है, ये आपको अपनी मर्जी से 20 किलो जूल का वर्क करके दे रहा है, ठीक है। 20 किलो जूल का वर्क कर, और इसका वर्क 20 किलो जूल मतलब पॉजिटिव है। अगर इसका वर्क पॉजिटिव है, वर्क इसका पॉजिटिव, यह है साथ में नेगेटिव, तो क्या हुआ? नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या हुआ? नेगेटिव। मतलब जब भी कोई सिस्टम का वर्क डन पॉजिटिव होगा तो तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऐसा कोई सिस्टम जिसका वर्क डन नेगेटिव हो गया, ऐसा कोई सिस्टम जिसका वर्क डन नेगेटिव हो गया, ये वर्क डन नेगेटिव है, नेगेटिव इधर भी है, तो नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाला। इसका मतलब जब भी वर्क डन जो सिस्टम करता है, सिस्टम का वर्क जब पॉजिटिव में आएगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तभी सेल फिजिबल है, ठीक है। याद रखिए। अब कैसे आप बोल सकते हैं सर कौन सा ऐसा सिस्टम है या कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका वर्क डन नेगेटिव आ सकता है? फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है जिसको हमने बाहर से एनर्जी दी 20 किलो जूल, ठीक है, और उसने वर्क किया और 10 का, ठीक है, वर्क उसने 10 किया और एनर्जी ज्यादा ले गया, तो वर्क डन माइनस में हुआ ना, वर्क डन नेगेटिव। ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वर्क हमें कम करके दे रहा है, तो उसका वर्क डन उस टाइम नेगेटिव होगा, तब प्रोसेस हमारा नेगेटिव नेगेटिव करके
पॉजिटिव आ जाएगा और वो क्या होगा, हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्क डन हम लेते हैं, जो वर्क हम लेते हैं वो कौन सा वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो सेल की बात चल रही है भाई, सेल की बात चल रही है तो जो वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, W, और हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बाय द सिस्टम या आप सेल लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। ओके, अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन वर्क क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो इलेक्ट्रिकल वर्क समझेंगे हम जरा यहां पे। अब बात आई इलेक्ट्रिकल वर्क की कि सर बता दो कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है। भाई आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की ज्यादा फिजिक्स तो हमें आती नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय द सेल या सिस्टम डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज। ठीक है, वर्क डन और डिवाइड बाय चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां ये वर्क है दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। यहां से इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर आया, वो आया चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। क्यू क्या है बच्चे, क्यू है चार्ज, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मानिए ये है एक हमारा कोई इलेक्ट्रोड और मानिए ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज है नेगेटिव और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मानिए यहां से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कितने, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं हम यहां से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, देखते हैं n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होते हैं। तो हमने कहा कि यहां से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो बताइए कितना चार्ज यहां से ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज दैट इज क्यू, चार्ज दैट इज क्यू, क्यू चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यही हो तो होगा ना। ठीक है, कितना चार्ज मैं कह रहा हूं, मानते हैं यहां से एनोड से कैथोड में n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो फिर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो हमें पता करने के लिए यह पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहीं से तो पता चल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यह चीज पता चल गई तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो पता चल जाएगा। तो Q दैट इज कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, वो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ठीक है, अब जरा हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, वो है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें पता है n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने, n मोल ऑफ। अब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन n मल्टीप्लाई 1 मोल में कितना एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। दिस इज n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 मोल किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, ये है 1 मोल। 1 मोल को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हुए थे। ठीक है, अब जरा इस टर्म को 1.67 को और 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 को मल्टीप्लाई, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया वो किसके बराबर आया, 96,485 और ये चार्ज है कूलम, दैट इज हम लिखेंगे कूलम C। ठीक, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, n। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं n इंटू 96485 कूलम। और कई किताबें 96485 को अप्रोक्सीमेटली ये लिखती हैं 96500। और याद रखिए दिस 96485 कूलम क्या है, सोचिए, ये है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मोल, तो हम लिख सकते हैं इसको चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है 96485 क्या है, ये है हमारा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए
आराम से समझने की कोशिश कीजिए। चार्ज ऑन वन, देखिए चार्ज किसके बराबर है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ हमने ये पता करना। हम कह रहे हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है इतना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, n मोल हुए, n मल्टीप्लाई बाय मोल, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 96485 कूलम मल्टीप्लाई बाय n। अब ये क्या है और ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन और ये है एक मोल, तो दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, उसको बोलते हैं 96485। और इसी चीज को एनसीईआरटी लिखती है 1 फैराडे, दैट इज F, ठीक है, 1 फैराडे। तो यहां से हमें पता चला कि Q किसके बराबर है, Q है हमारा किसके बराबर, NF के बराबर। Q किसके बराबर है, N, और ये हमारा साथ में क्या है, F दैट इज फैराडे। और फैराडे क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके बराबर है 96485। अब जरा मुझे बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, दैट इज डेल्टा V किसके बराबर है। हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड के, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, EMF ऑफ अ सेल। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। तो डेल्टा V किसके बराबर आया, E ऑफ सेल, Q किसके बराबर आया, NF, ठीक है। अब इन्हीं दो टर्मों को आपने क्या करना है, पुट कर देना है, कहां पे पुट कर देना है आपको, यहां पे W में, ठीक है। तो जैसे इन दो टर्मों को आप यहां पे पुट करेंगे, मैं अभी रब कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही इन दो टर्मों को आपने यहां पुट करना है तो हमारा W किसके बराबर आया वो बताइए। W हमारा आया Q क्या है, Q है हमारा NF, और डेल्टा V क्या है, डेल्टा V हमारा है E ऑफ सेल। अब ये जो W है ये ले जाइए इस इक्वेशन में, ठीक है, डेल्टा G वाली इक्वेशन में, तो ले जाएंगे जैसे ही आप उस इक्वेशन में, तो डेल्टा G हमारा किसके बराबर आएगा, माइनस W क्या है, NFE ऑफ सेल, NFE ऑफ सेल। ये निकल के आई हमारी इक्वेशन, दैट इज फिजिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन। याद रखिए, अब यहां समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा E ऑफ सेल है। अगर आपका E ऑफ सेल पॉजिटिव आया, अगर आपका E ऑफ सेल पॉजिटिव आया तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा G आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। अगर आपका E ऑफ सेल नेगेटिव आया तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा G तब क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो तभी मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपका EMF सेल पॉजिटिव है तभी आपका सेल स्पॉन्टेनियस है, अगर आपका EMF सेल नेगेटिव होगा तो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है। याद रखिए ये बात, ठीक है। तो अगर ये तो इक्वेशन है हमारी जनरल, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पे, तो अगर आपकी स्टैंडर्ड की कंडीशन हुई तो डेल्टा G नॉट किसके बराबर होगा, तब नॉट लगाना पड़ेगा, तो वो होगा माइनस NFE नॉट ऑफ सेल। ये थी इक्वेशन हमारी स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल की इक्वेशन, ठीक है। तो अब जरा एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका और क्लियर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है एक आपके सामने। क्वेश्चन में कहता है कि आपको क्या करना है, स्पॉन्टेनिटी निकालनी है इस सेल की। तो स्पॉन्टेनिटी निकालने का एक फॉर्मूला अभी जस्ट डिस्कस किया, वो क्या है, डेल्टा, अच्छा, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, कंडीशन हमें उसने क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। देखिए कैसे पता चला स्टैंडर्ड कंडीशन है, 1 मोलर लिया हुआ कंसंट्रेशन, यहां भी कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया हुआ है, तो कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड। जब भी 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी तब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फॉर्मूला था डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अब जरा यहां ये फॉर्मूला लगाना है और डेल्टा G की अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, हमें पता चल जाएगा। तो पहले पता करना है E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल पता करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, E नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला था E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड।
और ये दोनों पोटेंशियल हमारे कौन से लेने होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेने होते हैं। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल लेने के लिए हमें देखा गिवन दिया हुआ है, देखना है क्या रिडक्शन है। हाँ जी, 2 प्लस से 0 में गया तो रिडक्शन हो रही है, ये Cu 2 प्लस से 0 में गया तो रिडक्शन हो रही है। हमें दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। इस तरफ वाले सेल को, इस तरफ वाले साल्ट ब्रिज के इस तरफ वाले को हम कैथोड बोलते हैं और साल्ट ब्रिज के इस तरफ वाले को एनोड बोलते हैं। तो यहां पे कॉपर क्या है, कैथोड, कॉपर कैथोड है और कॉपर की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही दी हुई है, वो क्या है 0.34 वोल्ट माइनस, अब जरा यहां एनोड है और एनोड की वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई है, वो क्या है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे ही हमने इक्वेट किया वैल्यू निकल के आई प्लस 1.10 वोल्ट। तो इसका मतलब ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है। ईएमएफ सेल अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पता तो पहले ही चल गया। ठीक है, फिर भी हम फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो डेल्टा जी नॉट लगाया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन, एन अभी पता नहीं है, एफ की वैल्यू हमें पता है वो किसके बराबर होती है 96500 कूलम, और ये हमने ईएमएफ सेल निकाला, ई नॉट ऑफ सेल वो किसके बराबर है 1.10 वोल्ट। अब हमें पता करना है एन क्या है। एन पता करने के लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, सेल रिएक्शन। हमें पता है कि ये जिंक है, जिंक क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव में गया, डेफिनेटली Zn से Zn2 पॉजिटिव तभी बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 में गया तो डेफिनेटली Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी Cu बना। अब इस सेल रिएक्शन को इस तरीके से जोड़िए कि इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, ये वाले इलेक्ट्रॉन हुए कैंसिल, तो सेल रिएक्शन आई Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये हुई हमारी सेल रिएक्शन। यहां से कैसे पता चलेगा n क्या है, n यहां से देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए n की वैल्यू वही, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए तो n की वैल्यू क्या है 2। अगर यहां 4 या 3 होते तो n की वैल्यू 4 या 3 होती, ऐसा भी देख सकते हैं। या आप देखिए कितना नेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, Zn 0 से 2 में गया तो 2 का इंक्रीज हुआ, Cu 2 से 0 में गया तो 2 का डिक्रीज हुआ, तो 2 का इंक्रीज या 2 का डिक्रीज हो रहा है तो n की वैल्यू क्या है 2 है। तो n की वैल्यू रखिए यहां पे -2 इंटू 96500 इंटू 1.10, तो डेफिनेटली डेल्टा जी की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट शुड बी माइनस नेगेटिव, आप निकाल के देख लीजिए। तो मैंने इस लेक्चर में सिर्फ ये डिस्कस किया, याद रखिए इन शॉर्ट फाइनल मॉरल ऑफ दैट लेक्चर इज कि डेल्टा जी जब भी नेगेटिव होगा हमारा सेल स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी तब नेगेटिव होगा जब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होने वाला है, या जब हमारा EMF ऑफ अ सेल पॉजिटिव होगा। जब हमारा EMF ऑफ अ सेल नेगेटिव होगा तो इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और उस सेल को वर्क करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और ऐसे सेल हम बनाते क्यों हैं, क्यों बनाएंगे कि लगातार बाहर से एनर्जी देते रहें और सेल को वर्क करवाएं, ऐसे सेल को तो हम बनाना ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन जब पॉजिटिव है, सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल खुद वर्क करेगा, लेकिन जब वर्क डन हमारा नेगेटिव है या EMF ऑफ अ सेल नेगेटिव है तब हमारा सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो कभी भी एग्जिस्ट ऐसा सेल नहीं कर सकता। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।